हेलो। हेलो, नमस्कार। एक और कड़ी में स्वागत है आपका, जिसका नाम है कविता पे चर्चा। हाँ, कविता पे चर्चा। यस सर। और इस कड़ी की विशेष बात ये है कि आज जिसकी कविता हम पढ़ने वाले हैं, जिन जिन कवि की जिन कवि की, वो हमारे आज तक के दूसरे जीवित कवि हैं। हाँ, हमारी हिस्ट्री में हाँ, हमारे पहले थे जावेद अख्तर और और अब दूसरे हैं हैं आलोक धनवा। आलोक धनवा जी का जन्म 1948 में मुंगेर बिहार में हुआ और ये नई हिंदी के छंद मुक्त कवि हैं, ठीक है। जिनका जो कह सकते हैं कि नागार्जुन हाँ, के या तरीके फिर का। हाँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हाँ, इनके तरीके की परंपरा को फॉलो करते हैं, उनसे कविता को। इंस्पायर्ड हैं, कह सकते हैं, है ना? तो आज हमने जो इनकी किताब ली है उसका नाम है दुनिया रोज बनती है, जो कि एक बहुत कमाल बात है, जो अपने आप में एक कविता है। हाँ, दुनिया रोज रोज बनती बनती है, तो मतलब रोज दुनिया टूटती भी है, खत्म भी होती है, हम भी रोज बनते हैं और रोज टूटते हैं। पर पॉजिटिव साइड पे देखेंगे आज हम चीज़ों को। और दुनिया रोज बनती है। हम इंट्रोडक्शन के लिए आदित्य भाई वो पढ़ेंगे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो किताब के पीछे विष्णु खरे ने लिखा है आलोक धनवा के बारे में, उससे शुरुआत करते हैं। अच्छा, और एक हिंट के तौर पे, हिंट नहीं, एक हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी अगर आप मुंगेर के बारे में सर्च करेंगे तो आप मुंगेर के बारे में सर्च करें, आपको कुछ इंटरेस्टिंग पता चलेगा। चलिए, तो विष्णु क्या खरे है, लिखते हैं। प्लीज मुझे भी नहीं पता। याद है वो भाई मिला था कॉलेज वाला जो बस में कह रहा था कि मेरे बड़े भैया। अच्छा, मुंगेर, अच्छा बंदूक। हाँ, हम्म, किस चीज़ के लिए फेमस है मुंगेर, वो थोड़ा सा सर्च करें। हाँ, तो जो इंट्रोडक्शन विष्णु खरे ने लिखा है वो ऐसा है कि कुछ आलोक धनवा ने शुरू नागार्जुन की परंपरा में किया था, और जहां वे आज खड़े हैं वह नागार्जुन और शमशेर बहादुर सिंह की मिली जुली जमीन लगती है, जिसे उन्होंने दोनों वरिष्ठों की अलग अलग उर्वरता से आगाह रहते हुए अपने समय और काव्य समझ के मुताबिक अपने लिए तैयार किया है। आलोक धनवा में एक वैश्विक तथा भारतीय दृष्टि तो हमेशा से थी। धीरे धीरे वह अपने आसपास के तथा व्यापक सचराचर पर भी गई। हम कह सकते हैं कि यदि पहले वे मात्र सिंहावलोकन के कवि थे, तो अब उनकी निगाह चीज़ों और ब्योरों में भी जाती है, और उनके जरिए वे आदमी और व्यक्ति होने के गहरे एहसास तक पहुंचते हैं और उसे अपनी कविता में चरितार्थ करते हैं। उनके काव्य संसार में अब इंसान और इंसानी सरोकार तो है ही, पेड़, पगडंडी, पतंग, पानी, रास्ते, रातें, सूर्यास्त, हवाएं, बकरियां, पक्षी, समुद्र, तारे, चांद भी हैं। वे पगडंडी, चौक, रेल, जंक्शन से निजी और सार्वजनिक दुनिया में पहुंचते हैं। थिएटर, मैटिनी शो और पहली फिल्म की रोशनी की स्मृतियों में जाकर अपनी संवेदना तथा सृजनशीलता के स्रोत खोजते पाते हैं, और समुद्र की आवाज़ उनके लिए किसी रहस्यमय अनादि अनंत की नहीं, आंदोलन और गहराई की है। बहुत बढ़िया। अति मुखरता के लिए तो इसमें अवकाश ही नहीं है। आविष्ट भावातिरेक से भी वे अपनी ऐसी कविताओं में बचे हैं। एक और छोटी सी 4 लाइनें लिखी हैं यहाँ, शायद विष्णु खरे ने ही लिखी हैं, कि हिंदी साहित्य में आलोक धनवा की कविता और काव्य व्यक्तित्व एक अद्भुत सतत घटना, एक फिनोमिनन की तरह है। क्या बात है। हाँ, फिनोमिना। हाँ। और जैसे हाँ बोलो। ये फिनोमिना वाली बात गुलजार साहब ने की थी बशीर बद्र के लिए, याद है? हाँ, अच्छा, उनके किताब के भी कवर कल्चर पे। यक्सा के पीछे हाँ, गुलजार लिखते हैं कि बशीर बद्र अपने आप में एक फिनोमेना है। तो दूसरी बार यहाँ पढ़ने को मिलती है। अच्छा, और एक जैसे विष्णु खरे जी ने बहुत कमाल तरीके से वो बताया है कि एक्चुअली आलोक धनवा किन बारे में कविता करते हैं। तो वो रेगुलर चीज़ें जो हैं, बिल्कुल, जो आप रोज एक्सपीरियंस करते हैं, उनके बारे में कविता लिखते हैं, पर उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ढूंढते हैं, क्रांति जैसा कुछ। हम वो कह रहे हैं ना कि इनके काव्य संसार में इंसान और इंसानी सरोकार तो है ही, साथ साथ और क्या क्या है, तो पेड़ है, पगडंडी है, पतंग है, जानवर है, चांद है, समुद्र है, ये सब कुछ है। और ये अभी पढ़ेंगे जब हम कविताएं तो और क्लियर होगा। बिल्कुल।
कि हाँ सच में ही इन्हीं मामूली चीज़ों को हाँ लेके वो एक कैसे बहुत खास, कॉम्प्लेक्स हाँ खास कविता बना देते हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छा, हाँ सरल व्यक्तित्व के हाँ लगते हैं आलोक धनवा, हाँ। देखने से भी, और कविताएं हालांकि बहुत बड़ी बड़ी हैं। इवन आलोक धनवा जी के ज़्यादा इंटरव्यू भी नहीं है, नहीं, मतलब मैंने जितना यूट्यूब पे देखा ज़्यादा इंटरव्यू नहीं है, थोड़े बहुत छोटे छोटे क्लिप्स हैं, नहीं है ज़्यादा। सॉलिट्यूड में रहने वाले इंसान हैं। हाँ शायद थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, हाँ इतना शायद अपने आपको दूसरों के साथ घुलना मिलना नहीं पसंद करते होंगे। कविता के जरिए दुनिया से जुड़ते हैं। हाँ ठीक है, तो आते हैं इनकी कविताओं पे। और यहाँ पे भी एक हमारे पिछले एपिसोड से एक कड़ी जुड़ती है कि जो पहली कविता है उसका टाइटल ही है मीर। अच्छा, हाँ, पहली कविता मीर। अगर वो शायरी मीर की होती कि वो पूछते हैं कि कौन है मीर, कौन है मीर, हाँ, तो मैं पढ़ देता जरूर, पर वो गालिब से जुड़ी हुई है। खैर, तो कविता ऐसी है कि मीर पर बातें करो तो वे बातें भी उतनी ही अच्छी लगती हैं जितने मीर। क्या बात है। और तुम्हारा वह कहना सब दीवानगी की सादगी में, दिल दिल करना, दोहराना दिल के बारे में, जोर देकर कहना अपने दिल के बारे में कि जनाब यह वही दिल है जो मीर को गली से हो आया है, जो मीर की गली से हो आया है। क्या बात है, मतलब मीर की गली से हो आना भी अपने आप में एक बड़ी बात है, एक बड़ी घटना है ना। और वो इफेक्ट जो मीर का रहता है, जो सब जो मीर पढ़ लेते हैं उनके ऊपर जो छाप छोड़ जाते हैं मीर, उनकी तारीफ करना। रेखते के एक तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं ज़माने में कोई मीर भी थे। मीर भी थे, तो मीर बड़ा नाम है। हाँ, और मीर की इवन शायरी में, और यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा है, दिल की ही बातें होती है ना। सही बात है ना। दीवानगी मीर की भी कितने सादे हैं। हाँ, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तारा के बेटे से दवा लेते हैं। बहुत बढ़िया। एक और था ना कि अभी टुक, वो भी है ना, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने बस गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने। क्या बात। और एक है ना कि अभी अभी रो के सोए हैं। हाँ, सिरहाने मीर के थोड़ा आहिस्ते बोलो, सिरहाने मीर के थोड़ा आहिस्ते बोलो, अभी टुक रोते रोते सोए हैं। क्या बात है। चलो, तो हाँ, मतलब मीर की बातें भी हार्ट के, दिल के अराउंड ही रिवॉल्व करती हैं। तो जो मीर को पढ़ लेते हैं ज़्यादा, तो वो भी थोड़े नाजुक से हो जाते हैं दिल के, थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि मीर भी काफ़ी इमोशनल बीइंग है अपने आप में। मुझे मीर की वो शायरी याद नहीं आ रही है, मैं बहुत अपने आप को कोसूंगा बाद में। बहुत अच्छी शायरी थी वो, जो मीर दिल्ली के बारे में कहते हैं। रुक जाओ, ऐसे ऐसे कोसना नहीं है। मीर की एक शायरी है दिल्ली के बारे में, बहुत फेमस है कि हम, दिल्ली जो एक शहर है भाई, हाँ, रुक जाओ पढ़ देते हैं, कहाँ गया, कि हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखाब ही जहाँ रोज़गार के, पॉलिटिशियंस। हाँ, जहाँ पे रहते थे मुंतखाब, आगे भी है उसमें रोज़गार के। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ इतना ही था। आगे वो अपने बारे में कहते हैं कुछ दिल्ली से जोड़ के। देखो एक और शेर याद आ गया, जो मीर जब लखनऊ गए ना, जब दिल्ली में थोड़ा अनस्टेबल हुए हालात और वो लखनऊ गए, तो लखनऊ में वो बीमार पड़ गए, तो उन्होंने शेर लिखा था दिल्ली की याद में कि खराबा दिल्ली का वो चांद बेहतर लखनऊ से था। अच्छा, खराबा दिल्ली का वो चांद बेहतर लखनऊ से था, वही मैं काश मर जाता, सारा सीमा यहाँ ना आता। मतलब दिल्ली में मरना पसंद करेंगे लखनऊ में जीने से। सही है। तो पर हमें वो एग्जैक्ट शायद याद नहीं आ रही है। मैं अगर याद मेमोरी से बोलूं तो ऐसा है कि दिल्ली जो एक शहर है, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के, ऐसा कुछ कहते हैं। एक्चुअली वो पॉलिटिकल शेर है। हाँ। कहते हैं कि हम यहाँ आते हैं खोजने रोजगार, पर यहाँ तो बैठे हुए हैं वो सारे
पॉलिटिशियंस, अच्छा हाँ, तो यहाँ क्या कोई क्या मिलेगा बसे और क्या कोई खोजे, अच्छा। तो इस पे वो शेर है। खैर, तो मील पे बात हम नहीं करेंगे, हम बात करने आए हैं आलोक धनवा की। तो पर कमाल ही ऐसा कुछ है मीर का। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली और कविता। ये कविता है, और ये मुझे बड़ी स्पेशल है कविता, ये पोजीशन, मतलब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जब मैंने पहली बार पढ़ी थी, ये मेरा इंट्रोडक्शन था आलोक धनवा को। मैं जब पहली बार आलोक धनवा की पढ़ी कोई कविता तो वो ये थी, शायद मेरा भी इंट्रोडक्शन हाँ। था। और मैं पढ़ा इसको कविता को और मैं बिल्कुल हिल गया कि अरे बाप रे, इतना सब कुछ सिंपल सिंपल है पर बात बहुत दूर तक जा रही है, बहुत बड़ी बात बहुत है बड़ी ये। बात। और ये शायद ये कविता हमने पहले भी शो पे पढ़ी है, और बहुत नाजुक बात है। हाँ, ये कविता हमने शायद पहले भी शो पे पढ़ी है, पर अब दोबारा पढ़ देते हैं, ठीक है। अचानक तुम आ जाओ, इस कविता का नाम है। ठीक है। अचानक तुम आ जाओ, इतनी रेलें चलती हैं भारत में, कभी कहीं से भी आ सकती हो मेरे पास। कुछ दिन रहना इस घर में जो उतना ही तुम्हारा भी है, तुम्हें देखने की प्यास है गहरी, तुम्हें सुनने की। कुछ दिन रहना जैसे तुम गई नहीं कहीं, मेरे पास समय कम होता जा रहा है मेरी प्यारी दोस्त। घनी आबादी का देश है मेरा, घनी आबादी का देश मेरा, कितनी औरतें लौटती हैं शाम होते ही अपने अपने घर। कई बार सचमुच लगता है तुम उनमें ही कहीं आ रही हो। वही दुबली देह, बारीक चरखाने वाली सूती साड़ी, कंधे से झूलता झालर वाला झूला, कंधे से झूलता झालर वाला झूला, और पैरों में चप्पलें। मैं कहता हूँ जूते पहनो खिलाड़ियों वाले, भाग दौड़ में भरोसे के लायक, तुम्हें भी अपने काम में ज़्यादा मन लगेगा। मुझसे फिर एक बार मिलकर लौटने पर दुख सुख तो आते जाते रहेंगे, दुख सुख तो आते जाते रहेंगे। सब कुछ पार्थिव है यहाँ, लेकिन मुलाकातें नहीं हैं पार्थिव। इनकी ताजगी रहेगी यहाँ हवा में, इनसे बनती है नई जगहें। एक बार और मिलने के बाद भी एक बार और मिलने की इच्छा पृथ्वी पर कभी ख़त्म नहीं होगी। क्या बात है, कितनी खूबसूरत कविता है। कि कविता है, मतलब इस कविता में प्रेम है। हाँ, और देखा जाए तो कविता कितना सिंपल शुरू होती है कि वो अपनी प्रेमिका से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कभी मुझसे मिलने आ जाओ, दूर रहती हो, हाँ, आ जाओ, इतनी ट्रेन चलती है, इतने आसान आसान तरीके हैं। वो आइडिया दे रहे हैं छोटे छोटे कि तुम यहाँ रह सकती हो, ऐसे रहोगे कभी गई नहीं थी। एक बात और, जैसे वो बात सबको, जो भी इस कविता को पढ़ेगा या सुनेगा, वो जानता है कि बात अपनी प्रेमिका से कर रहे हैं, हाँ, पर वो इस बात को एडमिट नहीं करते। हाँ, वो कहते हैं मेरी दोस्त, हाँ, मेरी प्यारी दोस्त, मेरे प्यारी दोस्त। वो कह सकते थे मेरी जाने मन, हाँ, वो कह सकते थे मेरी कुछ भी, हाँ, मेरी जान, कुछ भी कह सकते थे, पर वो कहते हैं कि मेरी प्यारी दोस्त। हाँ, कितना वो एक शुद्ध लज्जा और, है हाँ, बात में शायद। बिल्कुल। और एक और चीज़ ना कि हल्का सटली दिखाया जा रहा है कि देखो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि तुम नहीं आओगे तो प्रॉब्लम होगा मुझे, बट अंदर भूख सी भी कि आ जाओ, पर मतलब वो लाइन सुनो कि समय मेरे पास कम होता जा रहा है मेरी प्यारी। मतलब मेरे अंदर वो सबसे गहरी जो इच्छा है ना, वो तुमसे मिलने की ही हाँ, है। अब शायद मैं शायद जल्दी बूढ़ा हो रहा हूँ, हाँ, मेरी उम्र जल्दी बढ़ रही है तुम्हारे बिना। तो मतलब छोटा कितना सटल है ना, हाँ, सटल बातें हैं कितनी। और उस लड़की की सिंप्लिसिटी कैसे दिखाते हैं कि इतनी सारी लड़कियां कभी कभी आती हैं तो मुझे लगता है कि इनमें तुम ही हो। वही सूती साड़ी से पतले चरखा, बारीक बातें उनको पता है ना उसके छोटी बारे छोटी में। चीजें नोटिस करना कि किस तरीके की सूती चरखे कपड़े वाली की सूती की साड़ी, वो तुम पहन के आती हो, झालर वाला झोला तुम्हारा, झोला, और चप्पलें, दुबला शरीर। हाँ, दुबली दे। क्या बात है, मतलब जबकि आमतौर पे आप अगर अपनी प्रेमिका की तारीफ कर रहे हो तो ये सब शायद आप ना कंसिडर करो। चप्पल, हाँ, साड़ी, वो भी सूती की, है ना, और झोला, पर ये उन्हीं को ही खूबसूरत बनाते हैं। और फिर सजेशन भी देना, जो केयर दिखाते हैं कि जूते पहन लो, आपके लिए भी आसान रहेगा। एक मैंने कहीं पढ़ा है, मैं ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ, पर हाँ पढ़ा है कहीं
कि ये ना आर्ट का एक बहुत खास पार्ट होता है जो ये यहाँ कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को जो हमसे जुड़ी हुई होती है, जो हमें पसंद होती है, हम उसको फीलिंग की तरह याद नहीं करते। हाँ हम ना फिजिकल डिटेल्स याद करते हैं किसी चीज़ की। अच्छा जैसे अगर हम याद करेंगे कि हमने चाय पी थी, तो हम ये याद नहीं करेंगे एब्स्ट्रैक्ट कि चाय का टेस्ट क्या था। ठीक है। हम शायद कप को याद करें, हम जब इमेजिन करें तो शायद कप में रखी हुई चाय को याद करें। आसपास लोग कौन आसपास कौन लोग थे, चाय का कलर कैसा था, शायद कैसा था, तो फिजिकल डिटेल्स को याद करते हैं। अच्छा, जैसे प्रेमिका के बारे में ही बात करें, तो जब हम प्रेमिका के बारे में सोचते हैं तो क्या ये सोचते हैं क्या प्यार सोचते हैं क्या कि प्यार कैसा है हमारे बीच, या उसका चेहरा सोचते हैं, अच्छा उसके नाक, उसके कान, उसके बाल, उसके कपड़े। हाँ तो फिजिकल डिटेल्स हमेशा सोचते हैं हम, ना कि फीलिंग के बारे में सोचते हैं। तो आलोक धनवाई जो कह रहे हैं कि चप्पल, दुबला शरीर, तो ये वही फिजिकल डिटेल्स जो किसी के बारे में याद किया जाता है। क्या बात है, तो वो मुझे ध्यान आया। बहुत कमाल। चलो, और इवन जो आखिरी पार्ट है कि सब कुछ पार्थिव है यहाँ, हाँ ये बहुत खास मुलाकातें है। नहीं है पार्थिव। इसको पार्थिव मतलब जो मुंडेन जो खत्म हो जाए, खत्म हो जाता है, हाँ, पर मुलाकातें कभी खत्म नहीं हाँ। हुई। मैं उसका एग्जांपल तो मुझे अभी ध्यान है। बोलो। साहिर अब नहीं रहे, साहिर अब तो नहीं जिंदा है, साहिर लुधियानवी की हम बात कर रहे हैं, ना ही अमृता प्रीतम जिंदा है, पर दोनों के किस्से आज भी जीते हैं, जी रहे हैं। लोग बातें करते हैं कि साहिर और अमृता के बीच में क्या संबंध थे, साहिर, अमृता, इमरोज, हाँ, कि दोनों मिलते थे। साहिर को उनके साथ बैठ के सिगरेट पीना पसंद था या चाय पीना पसंद था। तो वो कहानियां, वो मुलाकातें अब भी जीवित हैं, वो दोनों नहीं है जीवित। क्या बात। तो ये बात सच है कि मुलाकातें पार्थिव नहीं है। और जो बिल्कुल आखिरी 2 लाइन है कि एक बार और मिलने के बाद भी एक और बार मिलने की इच्छा पृथ्वी पर कभी खत्म नहीं होती। और देखो ये ऐसा ही तो होता है ना, आप किसी से हफ्ते में एक बार मिलते हो पहले, फिर 3 दिन में, फिर मन करता है रोज मिलो, फिर मन करता है कि तुम साथ ही रहो ना बस। तो वो जो कांस्टेंट एक नीड होती है कि यार, इवन दोस्तों में भी होता है, इवन और लोगों में भी होता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ रोमांटिक पार्टनर में हो, और भी लोगों में होता है यार इनसे रोज मिलना चाहिए ना। अगस्त मुनि का नाम सुना है? नहीं। हाँ मतलब चलो, हाँ, तो अगस्त मुनि ने तमिलनाडु, साउथ के थे, साउथ साइड के थे। तो अगस्त मुनि ने अपनी एक किताब में, मैं किताब का नाम बोल रहा हूँ, उसमें उन्होंने जिक्र किया इसी चीज़ का जो तुमने बताया ना अभी, कि अटैचमेंट जब किसी से होता है तो पहला जो स्टेज होता है वो रति का होता है। वैसे ही गुलजार ने भी लिखा है, पर मैं अगस्त मुनि के बारे में इसलिए कह रहा हूँ कि गुलजार के हजारों साल पहले वो लिख के गए, तो मैं इसलिए उनका जिक्र कर रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि पहले रति होती है, तो रति में आपको एक दूसरे को देखना पसंद होता है, एक दूसरे से कभी कभी मिलना पसंद होता है। आप जब अकेले होते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं, उसको याद करते हैं, आपको सोच के खुश होते हैं। तो ये रति है। रति के बाद आता है राग। राग में इंटेंसिटी बढ़ जाती है। अच्छा। अब आप उसको मिस करने लगते हैं। अच्छा। सिर्फ सोच के खुश नहीं होते, अब आप उसको मिस करते हैं, तो बहाने ढूंढते हैं बार बार मिलने के। और राग के बाद एक स्टेज आता है जो शायद ही कोई पहुंच पाता है, जिसको प्रेम कहते हैं। अच्छा। तो प्रेम में आप फिर 2 नहीं रहते। अरे वाह। प्रेम में फिर आप एक ही हो जाते हैं। तो ये अगस्त मुनि लिखते हैं, और बहुत डिटेल में लिखा है उन्होंने, पर मुझे इतना ही याद आ रहा है। पर बहुत अच्छा है। तो ये मेरी फेवरेट आलोक धनवा का, हमारी फेवरेट है। हाँ बिल्कुल, आलोक धनवा की कविता। आगे बढ़ते हैं अगली कविता की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है, अच्छा ये जो किताब का नाम है दुनिया रोज बनती है, इस शीर्षक की कोई कविता भी है क्या इस किताब में? शायद नहीं है ना, जो कि बहुत कमाल बात है, आमतौर पे नहीं होता है। हाँ, आमतौर पे होता है, मतलब वो होता है कि कविता अंदर होती है उस नाम से, पर इसमें नहीं है। हाँ ठीक है, वैसे बड़ा क्रिएटिव नाम है। बहुत फिलोसॉफिकल नाम है। हाँ। दुनिया रोज बनती है, और ऑप्टिमिज्म भी तो दिखा रहे हैं ना कविता की टाइटल, कि दुनिया रोज बनती है, खत्म भी होती है रोज, इसका मतलब ये भी है। पर मैं ऑप्टिमिस्टिक साइड, मैं हाफ ग्लास फुल देख रहा हूँ, रोज बनती भी है। बिल्कुल। अब अगली कविता है सफेद रात।
सफेद रात। जो कि बहुत पैराडॉक्सिकल है अपने आप में, सफेद रात। तो पुराने शहर की इस छत पर पूरे चांद की रात याद आ रही है वर्षों पहले की जंगल की एक रात। क्या बात है। जब चांद के नीचे जंगल पुकार रहे थे जंगल को, और 12 सिंगे पीछे छूट गए 12 सिंहों को निर्जन मोड़ पर ऊंची झाड़ियों में ओझल होते हुए। क्या वे सब अभी तक बचे हुए हैं? पीली मिट्टी के रास्ते और खरहे महोगनी के घने पेड़, तेज महक वाली कड़ी घास, देर तक गोधुली ओस, रखवारे की झोपड़ी और उसके ऊपर 7 तारे। क्या बात है। उसके ऊपर 7 तारे। पहली लाइन बहुत कमाल थी कि पुराने शहर की छत पर। हाँ। शहर की छत। पूरे चांद की इस शहरी रात में किस लिए आ रही है याद जंगल की रात? क्या बात। छत से झांकता हूं नीचे, आधी रात बिखर रही है, दूर दूर तक चांद की रोशनी। सबसे अधिक खींचते हुए फुटपाथ, खाली खुले आधी रात के बाद के फुटपाथ, जैसे आंगन छाए रहे मुझ में बचपन से ही और खुली छतें बुलाती रहे रात होते ही कहीं भी रहूं। क्या है चांद के उजाले में, इस बिखरती हुई आधी रात में? एक असहायता जो मुझे कुचलती है और एक उम्मीद जो तकलीफ जैसी है। शहर में इस तरह बसे कि परिवार का टूटना ही उसकी बुनियाद हो जैसे। ना पुरखे साथ आए, ना गांव, ना जंगल, ना जानवर। अरे बाप रे। शहर में इस तरह बसे कि परिवार का टूटना ही उसकी बुनियाद हो जैसे। ना पुरखे साथ आए, ना गांव, ना जंगल, ना जानवर। शहर में बसने का क्या मतलब है? शहर में ही खत्म हो जाना। एक विशाल शरणार्थी शिविर के दृश्य, हर कहीं उनके भविष्यहीन तंबू। हम कैसे सफर में शामिल हैं कि हमारी शक्ल आज भी विस्थापितों जैसी, सिर्फ कहने के लिए कोई अपना शहर है, कोई अपना घर है, इसके भीतर भी हम भटकते ही रहते हैं। ये शुरू हुई तो मुझे नहीं अंदाजा था कि कहाँ जा रही है। लखनऊ में बहुत कम बचा रहा अब लखनऊ। एक मैं हर लाइन पे दाग दे सकता हूँ। बताओ मतलब। हर लाइन पिछली वाली से और मेरे को छू के जाती है। मैं इस तरह कभी सोच नहीं पाता अगर मैं ये कविता नहीं पढ़ता तो, कि लखनऊ में बहुत कम बचा रहा लखनऊ। हाँ। और चलो एक बात बताता हूँ, यहीं पे बीच में इंसर्ट कर देता हूँ। आज मुझे एक हमारे कलीग है हमारा, वो लखनऊ का है। तो वो भी यही बात कह रहा था, लिटरली ये बात बोली। अच्छा। कि लखनऊ तो छोटा सा है, बाकी तो सब ऐसे ही है। क्या बात है भाई ने ऐसे ही बोल दिया होगा। हाँ, हवा में मतलब। हाँ फ्लो में, क्योंकि वो लखनऊ का है तो शायद पुराने लखनऊ का है तो थोड़ा सा होता है ना कि थॉट ही वैसा रहता है। पर चलो कंटिन्यू करते हैं। तो लखनऊ में बहुत कम बचा है लखनऊ। इलाहाबाद में बहुत कम इलाहाबाद। कानपुर और बनारस और पटना और अलीगढ़, अब इन्हीं शहरों में कई तरह की हिंसा, कई तरह के बाजार, कई तरह के सौदाई, इनके भीतर, इनके आसपास, इनसे बहुत दूर बम्बई, हैदराबाद, अमृतसर और श्रीनगर तक हिंसा और हिंसा की तैयारी और हिंसा की ताकत। बहस नहीं चल पाती, हत्याएं होती हैं। फिर जो बहस चलती है उसका भी अंत हत्याओं में होता है। क्या बात है, क्या बात है कि बहस नहीं चल पाती, हत्याएं होती हैं। फिर जो बहस चलती है उसका भी अंत हत्याओं में होता है। भारत में जन्म लेने का मैं भी कोई मतलब पाना चाहता था। भारत में जन्म लेने का मैं भी कोई मतलब पाना चाहता था। अब वह भारत भी नहीं रहा जिसमें जन्म लिया था। क्या है इस पूरे चांद के उजाले में, इस बिखरती हुई आधी रात में, जो मेरी सांस लाहौर और कराची और सिंध तक उलझती है? क्या लाहौर बच रहा है? वह अब किस मुल्क में है? न भारत में, न पाकिस्तान में, न उर्दू में, न पंजाबी में,
पूछो राष्ट्र निर्माताओं से, क्या लाहौर फिर बस पाया कभी? क्या बात है, क्या बात क्या है। है। ये तो हुस्ना जैसे इन्फ्लुएंस नहीं है, जैसे हुस्ना ने जैसे इन्फ्लुएंस लिया हो। बिल्कुल, हुस्ना कुछ ऐसा ही है। पीयूष मिश्रा जी का हुस्ना। पीयूष मिश्रा। जैसे यह अछूती आज की शाम की सफेद रात एक सच्चाई है, लाहौर भी मेरी सच्चाई है। क्या बात है। कहाँ है वह हर आसमान वाला शहर बगदाद, कहाँ है वह हरे आसमान वाला शहर बगदाद? ढूंढो उसे, अब वह अरब में कहाँ है? पूछो युद्ध सरदारों से, इस सफेद हो रही रात में क्या वे बगदाद को फिर से बना सकते हैं? वे तो खजूर का एक पेड़ भी नहीं उगा सकते, वे तो रेत में उतना भी पैदल नहीं चल सकते जितना एक बच्चा ऊंट का चलता है। दूह और गुबार से अंतरिक्ष की तरह खेलता हुआ क्या वे एक ऊंट बना सकते हैं? एक गुंबद, एक तरबूज, एक ऊंची सुराही, एक सोता जो धीरे धीरे चश्मा बना, एक गली जो ऊंची दीवारों के साए में शहर घूमती थी, और गली में सिर पर फिरोजी रुमाल बांधे एक लड़की जो फिर कभी उस गली में नहीं दिखेगी। क्या बात। भाई कसम से मुझे गूज बम्स आ गए। मेरी तो रात बन गई। मुझे गूज बम्स आ गए, लिटरली रोंगटे खड़े हो गए मेरे। क्या पढ़ रहे हैं हम ये। अब उसे याद करोगे तो वो याद आएगी, अब तुम्हारी याद ही उसका बगदाद है। क्या बात है। तुम्हारी याद ही उसकी गली है, उसकी उम्र है, उसका फिरोजी रुमाल है। जब भगत सिंह फांसी के तख्ते की ओर बढ़े तो अहिंसा ही थी उनका सबसे मुश्किल सरोकार। जब भगत सिंह फांसी की ओर बढ़े तो अहिंसा ही थी उनका सबसे मुश्किल सरोकार। अगर उन्हें कबूल होता युद्ध सरदारों का न्याय तो वे भी जीवित रह लेते, बर्दाश्त कर लेते, धीरे धीरे उजड़ते रोज मरते हुए लाहौर की तरह, बनारस, अमृतसर, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर और श्रीनगर की तरह। क्या बात है। क्या कहा जाए अब इसके बाद? क्या एक्सप्लेन करेंगे हम ये, इसको क्या एक्सप्लेन करें हम? ये बहुत बाहर है रेंज से। शुरू होता है उससे एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्वेश्चन से। हाँ, शहर की छत क्या है, मतलब ये क्या जिंदगी आ गई है शहर में, जो कि बहुत, एक तो पूरी कविता ही डिप्रेसिंग, बहुत सैड है। सही बात है, बहुत सैड है। जबकि रियलिटी है उसमें कुछ ऐसा नहीं है जो मेड अप हो, जो हुआ है उसके ऊपर ही लिखा है। इवन अभी भी वही हाल है। बिल्कुल। कि शहर कैसे, जैसे वो छोटा पार्ट है कि आप शहर में आना मतलब यहीं पे खत्म हो जाना है। क्या है शहर में रहने का मतलब? कि आप इवन, क्योंकि वो सब बता रहे हैं जैसे माइग्रेंट्स के साथ होता है, आप दूसरे शहर से शहर में आते हैं अपने ही देश में, पर आपको वहाँ के जैसा ट्रीट नहीं करा जाता है। सही बात। डिफरेंट ट्रीट करा जाता है। आप वहाँ पे घर बना लो, आप वहाँ पे कुछ भी कर लो, आपको बाहर का ही माना जाएगा, जो कि सच है शहरों में जो होता है। और आप अपने फैमिली को नहीं ला पाते, वो वहीं छूट जाता है, कुनबा, रिश्ते। हाँ, ना पुरखे साथ आते हैं, ना जंगल, ना जानवर। हाँ, क्या मतलब, सैड नहीं है भाई बहुत? हाँ। और शुरू भी इससे ही होता है ना कि पहले हमने जंगल काट के, हाँ, साफ करके, उन जानवरों को मार के शहर बसाया, पर किस लिए? इसका कोई फायदा तो किसी को भी नहीं मिला। और जो लोग ये करते हैं, हाँ। उनके ऊपर भी एक सवाल है कि क्या वो रेत पे 2 कदम भी चल सकते हैं जो ऊँट का एक छोटा सा बच्चा चल लेता है? हाँ, वो एक पेड़ नहीं लगा सकते, एक पेड़ नहीं लगा सकते, और उजाड़ने की बारी आती है तो हाँ, सबसे पहले उजाड़ते हैं। और वो छोटा सा, वो 4 लाइन की, अब बहस से पहले हिंसा होती है। हाँ, और अगर कोई बहस होती भी है तो उसका अंत हिंसा से होता है। और यही तो होता है, अब यही हो रहा है, होता है। डेली रियलिटी है, रोज का सच है। होता था, होता है, और पता नहीं होगा भी आगे जाके। पर और वो सब कि अब ये शहर वो नहीं बचे जो शायद इंसेप्शन पे थे, या जो हम बड़ों ने देखा था। जिस शहर में मैं जन्म लिया, तो वो शहर, कहते हैं ना कि भारत में जन्म होने का मतलब मैं समझना चाहता हूँ। हाँ। फिर कहते हैं कि अब ये वो भारत तो है नहीं जिसमें मैंने जन्म लिया था। हाँ।
बाप रे। बहुत भारी है। सो सॉरी, हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मतलब हाँ हाँ, बहुत बाहर है हमारी रेंज से। आप खुद पढ़ें, हाँ, खुद पढ़ना और बाप रे। कॉन्टेम्पलेट करना ज़्यादा सही रहेगा। और ये शायद कविता, इस कविता का मकसद भी वही है कि आप खुद पढ़ के अपना मतलब समझें। बिल्कुल। जैसे भगत सिंह वाला जो पार्ट है एंड जैसे करते हैं कि कैसे अहिंसा ही हिंसा, अगर वो जो युद्ध देवता हैं उनके साथ उनकी बातों में आ जाते हैं। जो सॉरी बोल देते, जो कहा गया था कि माफी मांग लीजिए तो आपको छोड़ दिया जाएगा। हाँ, वो नहीं माने, तो कमाल है। बहुत बहुत मज़ेदार लगा, मतलब। और वो हुस्ना में तो है इससे इंस्पिरेशन। मुझे याद आ गए धूमिल, याद है शहर वाली बात धूमिल करते हैं कि जब आप शहर में जाते हैं, हाँ चाय आपसे पूछा जाता है तो आपके बीच, आपके और उनके बीच एक लकड़ी का, काठ का कुछ रख दिया जाता है। हाँ एक ऐसी कविता थी हमने पढ़ी थी जो है ना, शहर पे कटाक्ष करते हैं वो भी। हाँ हाँ, लोगों के तरीकों पे, शहर के कल्चर पे, वो कैसे दूसरे को ट्रीट करते हैं वो सबके बारे में, कि शहर में अब भावनाएं नहीं रही, हाँ शहर में अब पता नहीं आपका जेब दिखा जाता, ऐसा कुछ है। हाँ, आप पिछले एपिसोड्स में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी धूमिल जी वाले एपिसोड, सुदामा पांडे, धूमिल। पर ये कविता बहुत हेवी हो गई। ये शीर्षक मुझे पूरी कविता पढ़ने के बाद समझ आया कि ये शीर्षक ही झूठ है। हाँ, सफेद रात जैसा कुछ नहीं होता, रात काली होती है। नहीं, पर देखा जाए, जो मैं अपना अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ कि झूठ सफेद होता है ना, पर मतलब कोशिश तो यही की जाती है कि झूठ सफेद नहीं, बन पर जाए। कहा जाता है ना सफेद झूठ काला सच। तो ये जो सच है, ये झूठी रातें हैं, ये झूठी दुनिया, ये झूठा है जो हमने बना लिया। झूठ से ही जोड़ रखा है सब कुछ, कह सकते हैं। बाकी ये हमारी समझ है। हाँ, ये जो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग जो हम लेके बैठे हैं यहाँ पे, हाँ, ये हो सकता है किसी और को बिल्कुल ही कुछ ऑपोजिट डिफरेंट समझाओ। और इवन हम भी अगर इस पे घंटों बात करें तो हाँ, कुछ और निष्कर्ष पे आ सकते हैं, कुछ और निष्कर्ष पे आएंगे, कई लेयर्स खुल के सामने आएंगे। पर लिमिटेड टाइम है तो हम सिर्फ पढ़ ही सकते हैं। और अगली कविता की तरफ अगर बढ़ें तो एक या दो और करते हैं। हाँ, क्या है अगली कविता? मीर हमने पढ़ लिया, सफेद रात पढ़ लिया, गोली दागो पोस्टर। अच्छा, ये सबसे पॉपुलर कविता है, मतलब धूमिल जी की। हर क्रांतिकारी उसमें मोर्चे में ये पढ़ी जाती है। अच्छा, हाँ, ये मतलब बहुत धूमिल जी की, सॉरी आलोक धनवा जी की। आलोक धनवा जी। ये हर क्रांतिकारी मोर्चे में पढ़ी जाती है और सब लेफ्टिस्ट सर्कलों में चलती है। अच्छा। और ये है कविता, जो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बता दूं, बक्सलबारी से इसका लेना देना है। बक्सरबारी, हाँ, तुम्हारी बारी, नक्सलबारी से लेना देना है इसका थोड़ा सा, और जमींदारी और पूंजीवाद के ऊपर इसका कटाक्ष है। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये 1972 की 20 अप्रैल है, या किसी पेशेवर हत्यारे का दायां हाथ, या किसी जासूस का चमड़े का दस्ताना, या किसी हमलावर की दूरबीन पर टिका हुआ धब्बा। जो भी हो, इसे मैं केवल एक दिन नहीं कह सकता। जहाँ मैं लिख रहा हूँ ये बहुत पुरानी जगह है, जहाँ आज भी शब्दों से अधिक तंबाकू का इस्तेमाल होता है। आकाश यहाँ एक सूअर की ऊंचाई भर है। यहाँ जीभ का इस्तेमाल सबसे कम हो रहा है। यहाँ आँख का इस्तेमाल सबसे कम हो रहा है। यहाँ कान का इस्तेमाल सबसे कम हो रहा है। यहाँ नाक का इस्तेमाल सबसे कम हो रहा है। यहाँ सिर्फ दांत और पेट है। अच्छा, यहाँ सिर्फ दांत और पेट है। मिट्टी में धसे हुए हाथ हैं। आदमी कहीं नहीं है। केवल एक नीला खोखल है जो केवल अनाज मांगता रहता है। एक मूसलाधार बारिश से दूसरी मूसलाधार बारिश तक। यह औरत मेरी माँ है या 5 फीट लोहे की एक छड़ जिस पर 2 सूखी रोटियां लटक रही हैं। मरी हुई चिड़ियों की तरह अब मेरी बेटी और मेरी हड़ताल में बाल भर का भी फर्क नहीं रह गया है।
जबकि संविधान अपनी शर्तों पर मेरी हड़ताल और मेरी बेटी को तोड़ता जा रहा है। क्या इस आकस्मिक चुनाव के बाद मुझे बारूद के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए? क्या 1972 की इस 20 अप्रैल को मैं अपने बच्चे के साथ एक पिता की तरह रह सकता हूँ? स्याही से भरी दावत की तरह एक गेंद की तरह क्या मैं अपने बच्चों के साथ एक घास भरे मैदान की तरह रह सकता हूँ? वे लोग अगर अपनी कविता में मुझे कभी ले भी जाते हैं तो मेरी आंखों पर पटियां बांधकर मेरा इस्तेमाल करते हैं और फिर मुझे सीमा से बाहर लाकर छोड़ देते हैं। वे मुझे राजधानी तक कभी नहीं पहुंचने देते हैं। मैं तो जिला शहर तक आते आते जकड़ लिया जाता हूँ। सरकार ने नहीं, इस देश की सबसे सस्ती सिगरेट ने मेरा हाथ साथ दिया है। सरकार ने नहीं, इस देश की सबसे सस्ती सिगरेट ने मेरा साथ दिया है। बहन के पैरों के आसपास पीले रेण के पौधों की तरह उगा था जो मेरा बचपन। उसे दरोगा का भैंस चर गया है। क्या बात। उसे दरोगा का भैंसा चर गया है। आदमीयता को जीवित रखने के लिए अगर एक दरोगा को गोली दागने का अधिकार है तो मुझे क्यों नहीं? फैक्ट। अगर आदमीयता को जीवन रखने के लिए एक दरोगा को गोली दागने का अधिकार है तो मुझे क्यों नहीं? जिस ज़मीन पर मैं अभी बैठकर लिख रहा हूँ, जिस ज़मीन पर मैं चलता हूँ, जिस ज़मीन को मैं जोतता हूँ, जिस ज़मीन में बीज बोता हूँ और जिस ज़मीन से अनाज निकालकर मैं गोदामों तक ढोता हूँ, उस ज़मीन के लिए गोली दागने का अधिकार मुझे या उन दोगले ज़मींदारों को उस ज़मीन के लिए गोली दागने का अधिकार मुझे है या उन दोगले ज़मींदारों को जो पूरे देश को सूदखोर का कुत्ता बना देना चाहते हैं। अरे बाप रे। यह कविता नहीं है, यह गोली दागने की समझ है। सही है। सही बात। जो तमाम कलम चलाने वालों को तमाम हल चलाने वालों से मिल रही है। खत्म। अरे बाप रे, ये तो किसानों के लिए लिखी है, क्रांति है ये। किसानों के हक में लिखी है कविता है कि किसानों को पूरा हक होना चाहिए अपनी ज़मीन बचाने के लिए, अपने हक बचाने के लिए, अपना जो सही प्राइस है वो पाने के लिए, इंसाफ लेने के लिए गोली दागने का अधिकार होना चाहिए। और इस कविता का नाम इसलिए है गोली दागो पोस्टर। हाँ यार, वो मतलब काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। जैसे वो है ना कि रेड की तरह जो उग गया था मैं अपनी बहन के पैरों के पास। हाँ, दरोगा के भैंसे ने उसे चर लिया। वो मेरा जो बचपन था उसे दरोगा का भैंसा चर गया। मैं अपनी बहन की केयर में बड़ा एक अच्छा मासूम सा कुछ बना था, पर वो जो जालिम पुलिस वाला है उसने वो बचपन खा लिया। अब जो बचा वो मैं बचाऊं। या फिर एक लाइन है बहुत अच्छी कि इस देश की सरकार से ज़्यादा मेरा साथ इस देश की सबसे सस्ती सिगरेट ने दिया। क्या कॉन्ट्रास्ट है कि वो नंबर 1 सिगरेट या फिर जो 1 रुपए की आती है वो ज़्यादा मेरे साथ रही है इस सरकार के। तो मतलब ये इंसल्ट कितनी कमाल है। हाँ, मतलब बहुत अजीब कंपैरिजन है। और हाँ, पर कहीं ना कहीं सटीक बैठ रहा है। हाँ, सच लग रहा है, रियल लग रहा है। हाँ, रियल लग रहा है। बात तो सही कर रहे हैं। तो ये कविता भी बहुत पॉलिटिकल है और इसमें जैसे डेट की जो तारीख है 1972 अप्रैल। अब मुझे नहीं पता उस दिन क्या हुआ था, मैं पूछने वाला था। मैंने गूगल वगैरह करा था, शायद इलेक्शन हुए थे, शायद नेशनल इलेक्शन हुए थे 84 से पहले वाले इलेक्शन जो हुए थे वो 82 में हुए थे शायद। 72 हाँ, शायद इंदिरा गांधी वापस पूरे पावर के साथ आई थी। हाँ, 77 में इमरजेंसी थी ना। हाँ, तो फिर इमरजेंसी से पहले शायद इंदिरा गांधी का पहला टर्म होगा वो।
अच्छा, पता नहीं, हो शायद सकता हम या फिर कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। हाँ, हम होमवर्क करके नहीं आए हैं, आप कर इस कविता पे नहीं करा हमने। हाँ, आप कर लीजिएगा। हाँ, शायद कोई लॉ पास हुआ होगा, कोई बिल पास हुआ होगा, या फिर हो सकता है नक्सलबारी का कुछ कुछ तो शुरुआत हुआ हुआ। है, क्योंकि इतना स्पेसिफिक मेंशन है वहाँ, हाँ, अप्रैल की 1972 की। तारीख और साल का, तो हाँ, कुछ तो हुआ कुछ तो होगा। है। काफी पॉलिटिकल कविता है, बहुत पॉलिटिकल, हाँ। जिसको जो समझ आए उनके लिए बेहतर है, अपनी समझ को बेहतर करें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। आलोक धनवा को जरूर पढ़ें, बहुत यूनिक हाँ, और बहुत और जैसे इंट्रोडक्शन में था, विष्णु खरे जी ने लिखा था कि ये फेनोमेना। नॉर्मल चीज़ों के बारे में बातें करते ना, पगडंडी, घास, हवा। अभी तक हमने जितनी कविताएं पढ़ी उनमें कुछ भी ऐसा है क्या जो आउट ऑफ वर्ल्ड हो, हाँ, जो बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो? ऐसा कुछ नहीं है। और ये कविताएं, इन कविताओं के साथ कोई भी रिलेट कर सकता है। कोई भी, हाँ, सबके लाइफ के साथ जुड़ी हुई बातें हैं। हाँ, शायद सबसे अमीर से अमीर सबसे और गरीब सबसे गरीब, क्योंकि घास तो अभी भी शायद उनके आसपास कहीं खिलती है, बचपन तो हवा तो अभी भी है, बचपन तो अब भी कुचले जाते हैं। हाँ, तो काफी कमाल मतलब तारीख, मतलब हाँ यार, मतलब क्या कहूँ मैं, है ना, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड राइटर। हाँ, मतलब बिल्कुल, क्या सोच है इनकी, क्या कैसे लिखते हैं हाँ, कि कविता को एक एक इंडिविजुअल की लाइफ से जोड़ देते हैं। हाँ, सबको लगता है कि हाँ मेरी ही बात है यहाँ पे, या मेरे लिए ही लिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सबका अपना अपना सच है इस कविता में। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कला है ये। मुझे वो क्या नाम था उन रशियन पोइट का, चार्ल्स बुकाउस्की। हाँ, मुझे वो उनकी वो कविता याद आ गई अभी कि अगर ये नहीं कर सकते तो मत लिखो। हाँ, कि जिस दिन अंदर से वो फूटेगा ना, हाँ, उस दिन तुम लिखे बिना रुकोगे नहीं, रहोगे नहीं। तब तक जब तक कि जल के भस्म ना हो जाए या तो तुम या तुम्हारी हवस, लिखने की हवस। तो मुझे लगता है कि वो अंदर से जो उठता है ना लिखने का, हाँ, वो आलोक धनवा जी में खूब उठता है, आमद आती है, खूब उठता है, वो दिख रहा है इनकी कविताओं में। और एक होता है ना, अग्रेशन होता है, एक तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। आलोक धनवा बहुत कंट्रोल्ड अग्रेसिव है। हाँ, मतलब मुझे लगता है आलोक धनवा ने बहुत डिबेट्स वगैरह करे हमने लाइफ, बचपन जवानी में, कॉलेज टाइम पे, मेरी क्योंकि अग्रेशन है पर बहुत कंट्रोल्ड है, बहुत समझ के अग्रेशन है, समझ के साथ है, और वर्ड्स का चॉइस तो बहुत कमाल है। बहुत कमाल है ये, मतलब कंट्रोल्ड है, हाँ, फिर भी पूरा का पूरा डिलीवरी है, मतलब कुछ भी बचा नहीं रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि कंट्रोल कर रहे हैं तो कुछ दबा लिया, हाँ, सब कुछ दे रहे हैं, हाँ, पर अग्रेशन में नहीं दे रहे हैं। हाँ, समझ के साथ अग्रेशन समझ दे के, रहे हैं। हाँ, समझ के साथ दे रहे हैं। हाँ, जैसे यूजुअली लोगों को गुस्से में दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये काम एंड कंपोज अग्रेशन है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये गलत है, इसके मतलब कितनी कैसी क्या बात है कि गोली दागने का अधिकार होना चाहिए मुझे, एक किसान को गोली मारने का, सही शब्दों में, सटीक अच्छे शब्दों में अपनी बात को वैलिडेट करना है हाँ, कि गलत नहीं कुछ का है। हाँ, किसान को गोली मारने का हक होना चाहिए अगर कोई उस पर जुल्म करे तो। क्या बात है। और सिर्फ कह नहीं रहे हैं ना, हाँ, एक होता है कह देना, हाँ, एक होता है इस तरह से कहना कि सामने वाला भी सोचने पे मजबूर हो जाए। हाँ, तो क्या गोली दागने का अधिकार एक दरोगा को है, मुझे नहीं है, क्यों? क्या, अब ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है। हाँ, और उससे पहले बताया गया ना कि दरोगा तो बचपन खा गया मेरा, तो क्या अभी भी उसके पास ये अधिकार होना चाहिए गोली मारने का? तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो कि राइटर अपने थॉट्स तुम्हारे अंदर प्लांट कर दे। ये छोटी बात नहीं है। या फिर तुम्हारे अंदर की जो आग थी उसे इग्नाइट कर दे उसे। हाँ, ये बहुत कमाल की बात है। और इनकी कविताएं पढ़ के महसूस होता है ना कि हाँ कोई है मेरे लिए या मेरी बात करने के लिए। बिल्कुल। तो ये कुछ 4 कविताएं थी आलोक धनवा जी की। फिर कभी मौका मिले तो फिर पढ़ेंगे और बेटर होमवर्क के साथ आएंगे। हाँ। और जिन पीछे 2 कवियों का जिक्र था ना, नागार्जुन और शमशेर बहादुर सिंह, इनको भी कभी पढ़ेंगे। हाँ, अगर इनसे इंस्पायर्ड है। और नागार्जुन का तो क्या ही कहना, नागार्जुन को तो पता नहीं क्या टाइटल दिया जाता है, मैं याद नहीं कर पा रहा। नागार्जुन जी को तो बहुत, उनका तो फेवरेट का हॉबी था ना जेल जाना। हाँ, मतलब वो तो बहुत ही बड़े कवि हैं वो। हाँ, है ना। तो नई हिंदी ऑलमोस्ट बनाई है। हाँ, तो नई हिंदी जो कविताओं में जो नई हिंदी का प्रयोग है वो तो बनाए नागार्जुन और इन्हीं सब ने। तो नागार्जुन जी को पढ़ेंगे। दिनकर, दुष्यंत, नागार्जुन,
ये लोग तो मास्टर शीर्ष पे बैठे हैं, मतलब हाँ। अगर कविता की बात की जाए तो ठीक है, इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज इस का फिर एपिसोड एपिसोड। को आपको अच्छा लगे, खराब लगे, बताइए। बताएं। कुछ आपका फीडबैक हो, आपको जो समझ हो किसी नई कविता की, इस कविता की, इन कविताओं की, तो हम तक पहुँचाएं। या आपको किसी कवि के बारे में पता हो जो बहुत कमाल के हों, तो हमें भी हम तक रीच आउट करें, हमें भी पढ़ाएं, बताएं, हाँ, ताकि हम भी पढ़ें। तब ठीक तक है, के लिए तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।